गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भूपेंद्र कटारा आज से आपके लिए एसएसटी का जो 10वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसको आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहें, बन जाएं। कोविड-19 चल रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा भी रखें। परिवार की जिम्मेदारी भी आप पर कहीं ना कहीं होती है, तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने मिलने वालों से जो भी हैं उन सबको कोरोना गाइडलाइंस के बारे में आप जागरूक करते रहें। इस वर्ष देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सभी वर्गों पर उसका असर पड़ा है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अगर ज़्यादा असर हुआ है तो वो आप पर हुआ है, हम पर हुआ है, इस देश के भविष्य पर हुआ है। आप एक अनावश्यक तनाव आपके ऊपर इस महामारी के कारण आ गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने भी इसको अपने दृष्टिगत रखते हुए आपके मनोवैज्ञानिक भार को कम करने के लिए समय अभाव के कारण आपका जो निर्धारित सिलेबस था उसमें कटौती की है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सर्वप्रथम आपके लिए जो नया सिलेबस है वो कैसा है। एसएसटी सब्जेक्ट में मैं आपके लिए इतिहास का पार्ट और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर समायोजित हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो उन्हीं के सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इतिहास में कुल 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत यह अध्याय आपका आगामी माध्यमिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 अंक का है और इस अध्याय में आपको मौर्य वंश के बारे में ताल्लुकात करना है, जानकारी रखनी है। मौर्य वंश कैसे अस्तित्व में आया, कौन कौन से इसके शासक हुए, किस तरह ये पतन को प्राप्त हुआ, मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था, मौर्यों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी और मौर्यों की न्याय प्रणाली कैसी थी। तो मौर्य वंश में आप मौर्य वंश का आगाज, उसका पतन, मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था थी, मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन, उनकी सैन्य प्रणाली या सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। दूसरा टॉपिक गुप्त वंश का है। गुप्त वंश जिसको भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस गुप्त वंश के दृष्टिगत आप प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे और साथ ही सांस्कृतिक उपलब्धियां कैसी रही इस वंश की, सांस्कृतिक उपलब्धियां के बारे में आप जानेंगे। साथ में गुप्तकालीन समाज, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक इस अध्याय में वर्धन वंश का है। वर्धन वंश का है। तो विद्यार्थियों, यह आपका पहला अध्याय है जिसका नाम स्वर्णिम भारत है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर स्वर्णिम भारत क्यों है। तो मैं जब कल से आपके लिए वीडियोस भेजूंगा तो इस अध्याय के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ में
जो भी आवश्यक जो तथ्य हैं स्वर्णिम भारत के, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। दूसरा अध्याय, ये 5 अंक का है, ये मैंने आपको बता दिया है पहला अध्याय। दूसरा अध्याय जो इतिहास से है वो संघर्षकालीन भारत है। संघर्षकालीन भारत, और इसका समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी। ये आपका दूसरा अध्याय है, और आगामी माध्यमिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड की जो होगी उसमें यह अध्याय का जो अंक भार है वह 6 अंक का है। 6 अंक, और पहला अध्याय आपका 5 अंक का है। इस अध्याय के अंतर्गत आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत यानी कि भारतीय इतिहास का वह समय जो संभवतः अंतिम हिंदू सम्राट सार्वभौमिक तौर पर जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके जाने के बाद मोहम्मद गौरी के शासन जो आक्रमण हिंदुस्तान पर किया था, और उसके बाद जो चौहान वंश था उसका अंत हुआ था, और उसके बाद जो एक तरह से कहूँ तो जो विदेशी आक्रांता हमारे देश पर जो आए थे, हमारी सरजमी पर जो आ गए थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526, यानी कि वो समय जब मुगलों का शासन यहाँ शुरू हुआ, उससे पहले, और पृथ्वीराज चौहान के शासन का जब अंत हुआ, उसके बाद के बीच का जो समय है, जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानेंगे। और 5 राजवंश यहाँ दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे, जिसमें आप गुलाम वंश देखेंगे, जिसमें आप खिलजी वंश देखेंगे, जिसमें आप तुगलक वंश देखेंगे, सैयद वंश देखेंगे, और अंत में आप लोधी वंश देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के अलावा दूसरा है मुगल कालीन भारत। ये भी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। और मुगल कालीन भारत, जब से मुगलों का शासन यहाँ शुरू हुआ बाबर के माध्यम से, तो हुमायूं को आप पढ़ेंगे, अकबर आप पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको आप पढ़ेंगे। बीच में एक छोटा सा समय सूर साम्राज्य का भी इस दौरान आया था, तो उस सूर साम्राज्य के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी इस अध्याय में आपको जानकारी मिलेगी। तीसरा टॉपिक, सत्ता के साथ, यानी कि ये जो सत्ता रही मुगल कालीन उस समय, तो सत्ता के साथ प्रतिरोध व सहयोग, और वो भी राजस्थान के संदर्भ में। सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग जो राजस्थान के संदर्भ में आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, जिसमें हम्मीर देव चौहान आप पढ़ेंगे, राव सेखा के बारे में आप जानेंगे, महाराणा प्रताप होंगे, राव चंद्रसेन होंगे, राय सिंह होंगे, जयपुर कछवाहा वंश के सवाई जय सिंह, और अमर सिंह राठौर, इनके बारे में आप जानकारी लेंगे। और चौथा टॉपिक इस अध्याय में आप मराठों का इतिहास पढ़ेंगे। तो मराठों के इतिहास में आपको 2 टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं, एक शिवाजी के रूप में पढ़ना है, जो छत्रपति शिवाजी हुए हैं, जिनको मराठा साम्राज्य का एक तरह से संस्थापक माना जाता है, और दूसरे तानाजी राव मालुसरे,
वीर तानाजी के बारे में आप पढ़ेंगे। ये आपका दूसरा अध्याय होगा इतिहास में, और यह अंक भार की दृष्टि से 6 अंक का है। अब मैं आपको जो तीसरा अध्याय हमारा है इतिहास का, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा अध्याय अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। सत्रह सौ 57 ईस्वी से 1937। ये तीसरा अध्याय आपका है, अंकभार की दृष्टि से यह है 7 अंकों का है। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता दूं कि बाजार में बहुत सारी पुस्तकें, प्राइवेट एडिशंस, कुछ प्रचलित पासबुक्स आदि बहुत मिलती हैं, लेकिन ऑथेंटिक प्रमाण या ऑथेंटिक सिलेबस जो केवल माना जाएगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के तत्वाधान में जो राज्य पुस्तक मंडल है, जो कक्षा 10वीं की SST की बुक जिन्होंने तैयार की है, वही एकमात्र प्रमाण है, वही ऑथेंटिक है, और उसी को आपको पढ़ना है। सहायक सामग्रियां उतना प्रोवाइड नहीं कर सकती, उनमें कुछ तथ्य छपा दिए जाते हैं या अपनी पहचान के लिए वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मैं उनको ऑथेंटिक नहीं मानता। बोर्ड द्वारा जारी जो सिलेबस है वही ऑथेंटिक रहेगा, जो आपके निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्लास 10th SST के लिए है, उसी को आपको पढ़ना है। तो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिकार और संघर्ष में आप जो पहला पेज है उसमें 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी, 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का जो एक स्वतंत्रता की चेतना जो भारतीय आवाम में आई थी, हिंदुस्तान की जनता में आ रही थी, किन कारणों से आ रही थी और कैसे यह जन चेतना एक जन आंदोलन का रूप लेती चली गई। यहां से आपको इस अध्याय की शुरुआत करनी है। इसी संदर्भ में आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, मिलेगी आपको इस अध्याय के माध्यम से कि 1857 में जो क्रांति हमारे देश में हुई, किन कारणों के माध्यम से हुई, किन किन क्षेत्रों में हुई, वे हमारे नायक नायिकाएं कौन थे, वे हमारे हीरोज कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, और किस तरह अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भारतीय जनमानस के द्वारा हिला दी गई थी। तीसरा, इस अध्याय में आप जनजातीय आंदोलनों के बारे में आप पढ़ेंगे। देश के भिन्न भिन्न भागों में देश के जो मूलवासी थे, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जिनको जनजातियां कहा जाता है, उन्होंने आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आखिर क्यों किया, ये हम देखेंगे। इसी संदर्भ में हम राजनीतिक आंदोलनों का चौथा टॉपिक आपके लिए बताएंगे, और इस राजनीतिक आंदोलन
पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 1857 से लेकर के 1919 ईस्वी तक का, और सेकंड फेज आएगा 1919 से 1947। तो राजनीतिक आंदोलन ये जो हुए, चूंकि एक बात साफ है कि इससे पहले आप देख रहे हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और इससे पहले आपने ये देखा कि 1757 से लेकर के 1857 तक किस तरह राजनीतिक चेतना आ रही है, और उस राजनीतिक चेतना के दम पर हमने 1857 की क्रांति की, अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाया। यह एक अलग बात है कि कतिपय कुछ कारणों से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी सत्य है कि 1857 की क्रांति ने आखिरकार वह दिन भी सुनिश्चित कर दिया था जो भविष्य के गर्त में था, कि आने वाला समय अंग्रेजी सत्ता के लिए सहज नहीं होगा। भारतीय जगे हैं, जागरूक बने हैं, अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे व्यक्तित्व इस देश की धरा को अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी दिला करके रहेंगे। और इन्हीं को आप राजनीतिक आंदोलनों में आप देखेंगे 1857 से 1919, 1919 से 1947। इस दौरान आप कांग्रेस की भूमिका, जो कांग्रेस का संगठन जो बना एओ के द्वारा 1885 में, उसकी भूमिका आप देखेंगे। कांग्रेस के पहला, दूसरा और तीसरा चरण भी आप देखेंगे। 1919 से के बाद में जो आप देखेंगे उसमें अंग्रेजी सत्ता के द्वारा जो बर्बर जो कानून नियम हम पर लागू किए गए, कुछ नरसंस हत्याकांड भी हुए, उनके बारे में भी आप यहाँ जानेंगे। और नायक के तौर पर गांधी जी का रोल आप सेकंड फेज में आप देखेंगे कि आखिरकार महात्मा गांधी ने किस तरह आंदोलनों से भारतीय जनमानस को इस तरह जोड़ दिया कि अंतोगत्वा 1947 में अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से विदा होना पड़ा और आपको अपने सपनों का भारत आखिरकार मिला। इसी क्रम में अंतिम जो टॉपिक इस अध्याय में आएगा वो राजस्थान के संदर्भ में आएगा कि राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, इनका भी अपना एक स्थान है, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों को यहां से अंग्रेजी सत्ता का विनाश करने में, उनको समाप्त करने में, उनको पतन तक ले जाने में किस तरह हमारे प्रदेश, हमारे राजस्थान की वगैरह की जनता ने अपने आप को, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो जनजातीय वर्ग हो, चाहे वो शासकों के तौर पर उन पर प्रेशराइज करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए हमारे प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना, तो इन सब का भी सहयोग उस दौर में मिला और उसको भी हम आपके लिए बताएंगे। इतिहास में जो ये मैंने बता दिया आपको, ये 7 अंक का है। पहला अध्याय 5 अंक का है, दूसरा 6 अंक का है और तीसरा 7 अंक का है। यानी कुल मिलाकर के ये तीनों अध्याय 18 अंक के हैं। और अब चौथा अध्याय जो अंतिम अध्याय है इतिहास की दृष्टि से, वो विश्व का इतिहास है। और विश्व के इतिहास में से केवल आपको औद्योगिक क्रांति पढ़नी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपको पढ़ना है केवल। औद्योगिक क्रांति ये 2 नंबर का टॉपिक है, एक दिन की वीडियो में ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी सब इस 4th चैप्टर से आपका हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो केवल औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, किन कारणों से हुई, और औद्योगिक क्रांति का विश्व पर, भारत पर क्या असर हुआ, ये आपको 2 अंक के अंक भार की दृष्टि से आपको इस अध्याय में दिया जाएगा। तो ये 4 अध्याय हैं। कुल मिलाकर के आपके इतिहास 20 अंक की है। पुनः कह रहा हूँ, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, केवल और केवल किताब जितना पढ़ेंगे, टॉपिकों को सीडी बाई सीडी जितना अच्छी तरह से आप समझेंगे, उतने अच्छे अंक आपको परीक्षा में मिलेंगे। किसी भी मानसिक तनाव का सामना आपको नहीं करना, बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको आपका इतिहास पढ़ने में, समझने में और गर्व महसूस करने में, उन ज्यादतियों के बारे में भी आप पढ़ेंगे जो विदेशी आक्रांताओं के माध्यम से हम पर थोपी गई थी, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आप देखेंगे कि आपके देश की संस्कृति, आपके देश का, आपके पूर्वज आखिर किस तरह जूझते हुए, संघर्ष करते हुए
आपके लिए एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद देश छोड़ दिया। दूसरा, राजनीतिक जो विज्ञान है पॉलिटिकल साइंस से जो दिया गया है, सिविक्स से जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें 3 चैप्टर आपको दिए गए हैं। अब मैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो ये आपका इतिहास था, ये 20 अंक का परीक्षा में आएगा। पहला अध्याय 5 अंक का आएगा, दूसरा अध्याय 6 अंक का आएगा, तीसरा अध्याय आपका 7 अंक का होगा और चौथा अध्याय आपका 2 अंक का होगा। पहला अध्याय जो इसमें आएगा वो आपका लोकतंत्र आएगा, डेमोक्रेसी। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इट्स द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां आपको लोकतंत्र का मीन समझना है, उसका अर्थ समझना है। साथ में लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक परिस्थितियां कैसी हों वो आपको पढ़ना है। डेमोक्रेसी के मेरिट्स, डिमेरिट्स यानी कि गुण दोष, ये भी यहां आपको पढ़ने हैं। 5 अंक का यह अध्याय आपका होगा जो डेमोक्रेसी से रिलेटिव है। वर्तमान में हमारे देश में और दुनिया के तकरीबन 80% देशों में यही शासन प्रक्रिया फॉलो हो रही है डेमोक्रेसी की। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। दूसरा अध्याय सरकार के रूप में होगा और ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी संघ सरकार, हमारी केंद्र सरकार के लिए होगा। सबसे पहली बात तो इसमें यही आएगी कि सरकार आखिर होती क्या है, सरकार का मतलब क्या है। और सरकार के 3 अंग यानी विधायिका, व्यवस्थापिका आप कह सकते हैं, कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। विधायिका जिसमें हमारी पार्लियामेंट आएगी, हमारी संसद आएगी, संसद के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, उनका गठन, उनके कार्य, फंक्शंस, उनकी पावर्स। दूसरी कार्यपालिका जिसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट यानी हमारे मिनिस्टर्स वो उसमें आएंगे। और तीसरा न्यायपालिका जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस कैसे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अध्याय में आपको यहाँ कार्यपालिका में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है वो इस वर्ष आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो भी दिया गया है वो सब हटा दिया गया है। साथ ही साथ न्यायपालिका में केवल और केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन रखा गया है और न्यायाधीशों की योग्यताएं रखी गई हैं, न्यायाधीशों की नियुक्तियां रखी गई हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, जो वर्क हैं, उनको हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। ये अध्याय आपका जो है 7 अंक का होगा और तीसरा अध्याय आपका जो है वो राज्य सरकार के संदर्भ में है। और राज्य सरकार के रूप में आपको वही 3 अंग जो सरकार के हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये यहाँ पढ़ने हैं। फर्क केवल इतना है कि ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में है, यहाँ ये स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में आएंगे। तो विधायिका जो हमने पार्लियामेंट के रूप में यहाँ देखी थी, यहाँ हम लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में देखेंगे, हमारे विधानमंडल के रूप में देखेंगे। और विधानमंडल के 2 सदन जो हैं, एक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, उन दोनों का गठन, उन दोनों का कार्य शक्तियाँ ये आप पढ़ेंगे। साथ में हमारी जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट में आप देखेंगे हमारे गवर्नर यानी हमारे राज्यपाल, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, कैबिनेट, ये आप देखेंगे। यहाँ भी कैबिनेट को हटा दिया गया है, तो आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में ही कार्यपालिका का यहाँ
अध्ययन करेंगे। और तीसरी जो हमारी न्यायपालिका है, जो स्टेट में आपकी हाई कोर्ट के रूप में होगी, उस हाई कोर्ट के बारे में आप जानेंगे। हाई कोर्ट का गठन कैसे हुआ है, और हाई कोर्ट में जो जजेस होंगे, जो हमारे न्यायाधीश होंगे, उन न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होंगी और उनकी नियुक्तियां कैसे की जाएगी। ये 5 + 7 + 8 ये 20 अंक के आपके ये अध्याय हैं, और 20 अंक का आपका इतिहास, ये कुल 40 अंक का इस वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों, इनको आप नोट कर लीजिएगा, और कल से आप सभी को रेगुलर क्लासेस एसएसटी की मिलेंगी। कल से मैं इतिहास का पहला अध्याय यानी कि गोल्डन एज, गोल्डन इंडिया, स्वर्णिम भारत के बारे में मैं आपको कल कराऊंगा। उसमें मौर्य वंश, उसमें गुप्त वंश और आपका वर्धन वंश, इन साम्राज्यों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो कल से आप समय पर अटेंड रहिएगा। आपको कल की जो वीडियो मिलेगी वो आपकी रेगुलर क्लास की होगी। अपने साथियों से, अपने जो भी आपके सहपाठी हैं, उन सबसे आप बोल दीजिएगा। कल से डेली आपके प्रतिदिन जो क्लासेस लगेंगे एसएसटी की, वो मैं लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड जो नियम हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, सरकार की जो दिशा निर्देश हैं, उनको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।